गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ेंगे। आज हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हमें मुख्य रूप से जानना है पदार्थ कि पदार्थ क्या होता है, कौन सी चीज, किन किन वस्तुओं को पदार्थ कहेंगे, किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कुछ नया चीज है, काफी समय से भी पिछले क्लास में भी जब हम क्लास 8 में थे तब भी पढ़ रहे थे, आप सब भी पढ़े होंगे। पदार्थ प्रतीक वो सामान जिसे हम देखते हैं, ठीक है, जिसे हम छूते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, वो सब पदार्थ है। उदाहरण देखें तो ये बुक पदार्थ है, ठीक है, और ये बोर्ड भी पदार्थ है जिससे हम लिखते हैं, ये चौक, ये भी पदार्थ है। हवा खाने के लिए हमें जब गर्मी ज्यादा लगता है, फैन भी जब चलता है तो वो भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, जब हमें ज्यादा गर्मी लगता है तो उसमें हम जाके स्नान करते हैं, वो पानी भी पदार्थ है। तो हम इस चैप्टर में देखते हैं, सबसे पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। दुनिया में हम हर एक चीज जो अपने आंखों से अपने घर में, अपने माहौल में, अपने आसपास में, घर के आसपास में हो या क्लास में हो, कहीं भी हम किसी भी चीज को देखें वो एक पदार्थ है, वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। चाहे वो पानी का एक बूंद ही क्यों नहीं हो, चाहे बालू का एक एक कण क्यों ना हो, ठीक है, वो सब का सब पदार्थ है। हम देखिए, अगर कहें हम बालू कहते हैं तो बालू में छोटा छोटा कण होता है, ठीक है। अब जब बहुत सारा कण आपस में मिल जाए तो उसे हम पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, कणों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। ये पदार्थ का भौतिक स्वरूप है। तो हम कहते हैं पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वैसी चीज, ठीक है, जब एक ही तरह के कण जब एक ही प्रकार के कई सारे कण आपस में मिल जाते हैं तो उससे एक पदार्थ का जन्म होता है, एक पदार्थ बनता है, ठीक है। ये पदार्थ जो है सो भौतिक स्वरूप से भी बन सकता है और रासायनिक स्वरूप से भी बन सकता है, ठीक। तो हमें अभी पढ़ना है पदार्थ का भौतिक रूप, ठीक है। तो भौतिक रूप से जो पदार्थ बनता है उसके बारे में जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। तो भौतिक रूप के आधार पर हम कहते हैं कि पदार्थ जो है, पहला जो इसका जो प्रकार में देखें, पदार्थ कणों से मिलकर के बना हुआ है। पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। अगर हम इसको एक उदाहरण देखें तो हम लोग होली में देखे होंगे कि जब पानी लेते हैं, ठीक है, और उस पानी को किसी बर्तन में डाल देने पर, ठीक है, वो उसमें भर जाता है। और जब हम इस बर्तन में रंग डालते हैं तो ये सारा, मान लो अगर हम लाल रंग का एक पैकेट लेते हैं, ठीक है, अगर उसे कॉर्नर से कट करके इसमें जो है हम अगर डाल दें तो ये सारा रंग जो है कैसा हो जाएगा, ये सारा पानी जो है तुरंत कुछ सेकंड में ही लाल पानी हो जाता है। तो लाल रंग का हमें विलयन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पानी को जो है छोटे छोटे बर्तनों में अगर हम डालना शुरू कर दें किसी चम्मच से, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले इसमें पानी भर दीजिए सारे बर्तन में, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे कि एक चम्मच जो है पानी निकाल लेते हैं, इसमें से निकाल के इस चम्मच में डालें और उसका फिर यहां से जो है इसमें गिरा देते हैं। चम्मच से इस ग्लास में गया तो ये भी जो है, ये ग्लास का पानी भी लाल हो जाएगा। फिर लेकिन क्या है कि पहले की तुलना में थोड़ा कम लाल होगा। इस ग्लास का पानी से, इस ग्लास में से फिर एक चम्मच निकालते हैं और इसमें डालते हैं, एक ही चम्मच निकालते हैं, ठीक। तो ये पानी भी लाल हो जाएगा लेकिन पहले से थोड़ा कम लाल होगा। इस तरह से इस ग्लास का पानी इसमें, इस ग्लास का पानी इसमें और इस ग्लास का पानी इसमें डालते हैं तो सब में क्या, सब पानी जो है लाल हो जाएगा लेकिन पहले की तुलना में जो है कम लाल होगा। जैसे सबसे अधिक लाल जो है पहला ग्लास होगा जिसमें हम रंग मिलाए थे, और इससे कम लाल दूसरा होगा, इससे कम लाल तीसरा होगा, इससे कम सब लाल होगा। लेकिन सब में क्या होगा, सबका पानी, सबका रंग जो है लाल हो जाएगा लेकिन सब में रंग
कम होगा, ठीक है, इसके तुलना में इसमें कम, इसमें कम, इसमें कम, लेकिन सब में तो लालीपन छाया रहता है, सब में लालीपन तो मिलेगा ही। इस तरह से हम समझते हैं कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना होता है। ये लाल रंग जो है कण है जो सभी पानी में विद्यमान रहता है, मिलता है, प्राप्त होता है। इसके बाद कहते हैं पदार्थ के कण छोटे होते हैं, ठीक है, पदार्थ के कण जो है क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ये दो बातों को दिखाता है, पहला तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, दूसरा जो है पदार्थ जो है सो छोटे होते हैं। पदार्थ कैसे होते हैं, तो छोटे होते हैं। अब ये रंग जो है जब पानी में मिला है, तो पानी में मिलाने के बाद ये रंग का जो कण होता है, एक एक कण जो है वो दिखाई नहीं देता है। जब हम इसको जो अंतिम क्लास से निकाले तो वो रंग का कण दिखाई नहीं देता है, मतलब वो कण जो है इतना छोटा होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भौतिक रूप से पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, एक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, दूसरा जो है पदार्थ के कण छोटे होते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, ठीक है। अभिलक्षणिक गुण कह रहा है पदार्थ का, अब इसे हमें जाना होगा। पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण क्या है, तो पदार्थ का अभिलक्षणिक गुण जो है मुख्य रूप से जो है तीन प्रकार के, तीन अभिलक्षणिक गुण है। पहला, पदार्थ के बीच में जो है रिक्त स्थान पाया जाता है, पदार्थ के बीच में जो है रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर इसका उदाहरण देखना चाहे तो हम क्या करते हैं, एक गिलास में जो है पानी भर लेते हैं, ठीक है, एक गिलास पानी, तो पानी डाल दिए, प्लस इसमें अगर हम जो है सो चीनी डाल दें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक चम्मच जो है इसमें चीनी की मात्रा डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि चीनी पानी का विलयन बन जाएगा, चीनी पानी का क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ठीक है, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा चीनी पानी का। जब हम इसको पानी में मिलाते हैं तो पानी हम जिस लेवल में भरते हैं उसका लेवल वही रहता है, और ये चीनी पानी में मिल भी जाता है, कहीं दिखाई भी नहीं देगा पूरा मिलने के बाद, ठीक है। अगर इसमें जो है चीनी के साथ साथ अगर हम नमक भी मिला दें, ठीक, तो ये नमक को भी हम क्या करते हैं, कुछ आधा चम्मच या कुछ थोड़ी सी मात्रा ही सही, जितना ले सके उसको हम इसमें डालते हैं, ठीक है, चीनी पानी के सॉल्यूशन में, विलयन में, तो ये भी इसमें मिल जाता है, पानी का जो लेवल है वो उतना ही रहता है। अब दो चीज मिला है तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए, ठीक। जैसे अगर हम जो है किसी बर्तन में पानी रख के उसमें ईंट रखते हैं तो पानी ऊपर उठ जाता है, लेकिन चीनी पानी डाले तो वो ऊपर उठा नहीं, उतना ही रह गया। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो है सो चीनी और नमक जो है कहाँ चला गया, तो पानी के कणों के बीच में कुछ जगह खाली होता है, उन जगहों में चला गया, ठीक है। इसे आगे हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था में। दूसरा है पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं, पदार्थ के निरंतर गतिशील होते हैं, ये हम कह सकते हैं कैसे, पहला तो बता दिया रिक्त स्थान होता है, दूसरा जो है पदार्थ के कण कैसे होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम सबसे आसान एकदम सटीक उपाय एक उदाहरण बताते हैं कि जब हम दूध में, ठीक है, जब हम दूध लेते हैं, अगर दूध में हम नींबू का रस जो है अगर डाल दें, नींबू का रस डाल देते हैं, तो ये तुरंत क्या होता है, दूध फट जाता है, तुरंत क्या होगा, वो दूध फट जाएगा, ठीक है, कुछ ही सेकेंड में दूध क्या होता है, फट जाता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, उस रस, नींबू का रस इतना गतिशील होता है, उसमें इतना गति पाया जाता है कि वो दूध के कण को फाड़ देता है। हम कहते हैं क्या कि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब तीसरा क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी इसके लिए भी एक और उदाहरण है कि पदार्थ के प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। जब हम किसी नल में
जब कोई नल देखते हैं, ठीक है, ये नल है, नल में पानी आता है, ठीक है, पानी ऊपर की ओर आते रहता है। जब हम इसे ऑन कर देते हैं, चालू कर देते हैं, तो इसमें से क्या होगा, पानी गिरना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इस गिरते हुए पानी के बीच में अगर अपना हाथ डाल दे, ठीक है, अगर हम इतना दूर अपना हाथ डाल देते हैं, उंगली डाल देते हैं, ठीक है, तो पानी क्या होगा कि ये ऐसा नहीं, उंगली डालने के बाद जो है यहाँ से गिरना बंद हो जाता है, बल्कि पानी जो गिरते रहता है ये हमारे हाथों के ऊपर से फिसल करके, हाथों के पीछे से फिसल करके, फिर आप जैसे ऊपर में एक साथ आ रहा था, उसके बाद उंगली के नीचे से फिर एक साथ वो नीचे की ओर गिरना शुरू कर देगा। यानी कि पानी का कण एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, जिस वजह से पानी के कण जो है कभी अलग होते नहीं है। इस प्रकार हम कहते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। चलो, इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ प्रश्न दिखाई दिया है पेज नंबर 4 में। इन चारों प्रश्नों के उत्तर हमें जानने हैं, ठीक, तो हम जानते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय, इत्र की सुगंध। चलिए, इन सारे चीजों में हमें जानना है कि पदार्थ कौन कौन से है। कुर्सी पर हम बैठ सकते हैं, कुर्सी पदार्थ है। वायु, वायु क्या है, गैस, बता चुके हैं कि वायु पदार्थ का तीसरा स्वरूप है, तीसरी अवस्था है, तो वायु भी क्या हो गया, गंध हो गया, पदार्थ हो गया। स्नेह, स्नेह को हम जो मतलब महसूस, स्नेह को हम नहीं देख सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं छू सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो मनो का एक विचार होता है, तो वो पदार्थ नहीं है। इस प्रकार से इसमें और भी कई सारे चीजें, जैसे बादाम पदार्थ है, विचार पदार्थ नहीं है। शीत जो ठंडी होता है वो पदार्थ नहीं है, लेकिन शीतल जल यानी ठंडा पानी वो पदार्थ होता है। इत्र की सुगंध, इत्र पदार्थ है लेकिन उसका सुगंध पदार्थ नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाता है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? देखिए, जब खाना जो है बनता है, ठीक, तो जब गर्म हो जाता है तो उसमें संवहन की का मतलब क्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है, और संवहन के कारण जो है संवहन में पदार्थ गतिशील रहता है, ठीक है, हमेशा स्पीड में चलते रहता है। तो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होने की वजह से, पदार्थ के कण गतिशील होने की वजह से हमें गर्म अवस्था में वो उसकी सुगंध दूर से आ जाती है, जबकि ठंडी अवस्था में जो है उसके गंध जो है उतना गतिशील नहीं होता है और हमें उसके गंध को महसूस नहीं हो पाता है, हम उसके गंध को नहीं महसूस कर पाते हैं। इसके बाद अगर स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ की कौन सा परीक्षण गुण प्राप्त होता है? अभी बता दिए हैं कि ये कौन सा गुण है, ठीक है। तो आकर्षित करते हैं, पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, यही है तीसरा का उत्तर। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? तो पदार्थ के कण की जो है कई विशेषताएं हो सकती है, जैसे पदार्थ के कण जो है एक के बीच में जो है रिक्त स्थान पाया जाता है, ये पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है, इसे कण गतिशील होते हैं, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये पदार्थ की विशेषताएं हैं। अब हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था ठोस, अभी कुछ समय पहले भी बता चुके हैं। दूसरी अवस्था द्रव और तीसरी अवस्था गैस। ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। आगे चलकर हमें 2 और अवस्थाएं पढ़नी होगी, लेकिन उससे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हमें सिर्फ 3 अवस्थाओं के बारे में जानना है। पहला अवस्था था ठोस। ठोस अवस्था जिसका एक ठोस जैसे कि बर्फ, लकड़ी, लोहा, घर आदि, ये सब जो है ठोस के रूप में पाया जाता है। द्रव, ठीक है, द्रव के रूप में जो है पानी, दूध, जूस, कोल्ड ड्रिंक,
ये सब द्रव रूप में पाया जाता है। गैस अवस्था, गैस अवस्था में पाया जाता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन, ये क्या है, गैस है, ठीक है। या नहीं तो अगर हम एक और चीज कहते हैं, ये सब गैस अवस्था है का धुआं, ये धुआं भी क्या है, तो गैसीय अवस्था है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्या, ठोस, द्रव और गैस तीनों में जो है सो कुछ अंतर पाया जाता है। जैसे कि ठोस, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आकार होता है, आयतन होता है। ठोस का एक निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, ठीक है। वही पानी में क्या है, इसका निश्चित आकार नहीं होगा, अनिश्चित होगा, ठीक है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित, और आकार क्या हो जाएगा, अनिश्चित, ठीक है। और द्रव को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगा। जैसे कि हम अगर चम्मच में डालते हैं तो चम्मच का आकार ले लेगा, थाली में डालेंगे तो थाली का आकार ले लेगा, ठीक है। किसी भी बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे कि अगर बाढ़ आता है, ठीक है, तो जहां पर जो छोटा गड्ढा रहता है उसमें भी पानी चला जाता है, बड़ा गड्ढा रहता है उसमें भी पानी चला जाता है। लेकिन अगर हम अगर चाहेंगे ईंटा को कि छोटा गड्ढा में जो है बड़ा ईंटा को रखना चाहे, वो नहीं जा पाएगा, ठीक है। छोटा गड्ढा में बड़ा ईंटा को रखना चाहिए तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसका आकार क्या है, निश्चित है। लेकिन द्रव के साथ ऐसा नहीं है, उसको जिस बर्तन में डालेंगे, जिस गड्ढे में डालेंगे वो उसमें चला जाएगा आसानी से, क्योंकि वो उसी का आकार ले लेता है। यानी कि उसका अपना आकार, कोई आकार नहीं होता है, ठीक, लेकिन आयतन निश्चित होता है। वहीं पर गैस की बात करें तो गैस का ना ही आकार होता है, ना ही कोई आयतन होता है, ठीक है। ये दोनों जो है उसे जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का ले लेता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अगर हम एलपीजी के बारे में भी बताएंगे। जैसे घर में जो खाना बनाते हैं मम्मी साहब, तो उस गैस को हम देखें तो गैस पदार्थ की तीसरी अवस्था के रूप में पाया जाता है। हम देख रहे थे कि पदार्थ की तीसरी अवस्था को, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि हम एक बात कह रहे थे इसमें एलपीजी गैस के बारे में, कि एलपीजी एक सिलेंडर होता है, ठीक है, और इसमें जो है गैस को भरा जाता है, ठीक। तो भाई कैसे भरा जाएगा, गैस में जो है उसका कण तो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब गैस जहां वो बनता है वो क्या करता है, पाइप के थ्रू इसमें गैस को जो है सो मशीनों के द्वारा जो है जबरदस्ती इसमें भर दिया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है देखेंगे कि आखिर गैस होगा कैसा। तो सबसे पहले हम ठोस देखते हैं। ठोस के रूप में जो है उसका जो कण होता है एकदम सटा सटा होता है। ठोस का जो कण होगा वो एकदम सटा सटा रहता है, ठीक है। तो जो पदार्थ का कण एकदम सटा सटा होगा वो क्या हो जाएगा, ठोस। और वहीं पर जो है फिर अगर द्रव की बात करें तो द्रव का गैस जो है, द्रव का जो है कण वो हटा हटा रहता है, ठीक है। द्रव के कण जो है एक दूसरे से हटे हटे रहते हैं। और वहीं पर गैस की बात करें तो गैस में जो है कण जो है सो इतने दूर रहते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठोस के कण सटे होते हैं क्योंकि उसके अंतराण्विक बल, दो कणों के बीच में एक बल लगता है जिसे हम अंतराण्विक बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। वो सबसे अधिक होने के कारण जो है इसका एक निश्चित आकार हो जाता है, इस वजह से हम इसे ठोस कहते हैं, ठीक है। और इस दो कणों के बीच में बहुत ही कम जगह पाया जाता है, बहुत ही कम जगह पाया जाता है, ठीक है। जबकि द्रव में ठोस की अपेक्षा दो कणों के बीच में जगह ज्यादा पाया जाता है और अंतराण्विक बल जो है थोड़ा कम होता है, थोड़ा कमजोर होता है। इस वजह से जो है इसका निश्चित आकार नहीं होता है। इसमें आसानी से हम लोग कुछ मिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। ईंट में कुछ नहीं घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है लकड़ी में कुछ नहीं घुमा सकते हैं, लेकिन पानी में, दूध में आसानी से घुमा सकते हैं क्योंकि उसके कण जो है एक दूसरे से थोड़ा दूरी पर, ठोस की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा दूरी पर रहते हैं, ठीक है। उनका अंतराण्विक बल थोड़ा कम रहता है, ठीक, और अंतराण्विक स्थान कुछ ज्यादा ही रहते हैं।
वहीं गैस की बात करें तो इसका अंतराण्विक बल जो है नगण्य होता है, नहीं के बराबर होता है, लेकिन बहुत ही कम होता है, सबसे अधिक कम होता है, द्रव से भी बहुत कम होता है, और अंतराण्विक का स्थान बहुत ही ज्यादा होता है। इस वजह से ये हमें दिखाई भी नहीं देता है, और इसमें हम आसानी से घूम फिर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे कि हवा को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है, और इसमें हम आसानी से घूम फिर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि पदार्थ की तीसरी अवस्था हो गई। बता चुके थे कुछ समय पहले कि पदार्थ की दो अवस्थाएं अभी और बाकी है, ठीक है, जिसे हम पदार्थ की चौथी अवस्था कहते हैं, वो है प्लाज्मा अवस्था। और एक और अंतिम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये प्लाज्मा अवस्था है और ये क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है और ये पदार्थ की पांचवी अवस्था है। मुख्य सामान्य तौर पर अगर पूछा जाए तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, और मुख्य रूप से पूछा जाए तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है, ठीक। और इसमें भी कुछ प्रश्न बाकी है, इसका हमें जवाब देना है। जैसे गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ठीक है, मतलब गर्मी के समय में कूलर ज्यादा ठंडा क्यों करता है, ठीक है। उसके बाद है गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है, एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों महसूस होती है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर तो आपको पहले मिल चुका है, लेकिन एसीटोन के बारे में नहीं बताए हैं, ये जरा जान लीजिए। क्या है कि जब हम अपने हाथों पर, ठीक है, एस्पिरेट देखे होंगे, ये एसीटोन जो अपने हाथों पर रखते हैं, तो गर्मी के मौसम में हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से में गर्मी जो है ज्यादा ही रहती है, टेम्परेचर ज्यादा ही रहता है। जब हम एस्पिरेट या एसीटोन हाथ में रखेंगे तो उतने जगह का जो है वो टेम्परेचर खींच लेता है, ठीक, समझ में आया। इस वजह से जो है हमें वहां पर ठंडक उत्पन्न होती है, जहां से गर्मी खींच लिया जाएगा, जहां पर गर्मी ज्यादा हो वहां से खींच लेंगे तो वहां पर क्या होगा, गर्मी कम लगेगी और ठंडक ज्यादा महसूस होता है, ठीक है। इसके बाद जो है सो अभ्यास का प्रश्न दिखाई देता है। अभ्यास में जो है सो ताप बदलने का जो है कुछ प्रक्रम बताए गए हैं, इसके बारे में जानना है। ताप बदलने के लिए हमें प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं ताप जो बदलता है, ठीक, उसके लिए हमें स्केल दिया गया है। 2 प्रकार का स्केल हम जनरली जानते हैं, एक सेल्सियस स्केल जिसका परिमाप, जिसका परिसर 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, समझ में आया। पहला है 0 डिग्री सेल्सियस से और दूसरा क्या है, फ़ारेनहाइट स्केल। ये होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के इसमें होता है 32 से लेकर के और दूसरा होता है, ठीक है, केल्विन स्केल, ठीक है। द्रव को हम जो है मापते हैं टेम्परेचर, तो उसके लिए हम केल्विन स्केल का प्रयोग करते हैं। तो इसका तापमान जो है 273 केल्विन से 373 केल्विन तक होता है, ठीक है। इसके ताप का भी अंतर 100 होता है, ठीक है, इसके भी ताप का अंतर कितना होता है, 100। अब अभ्यास के प्रश्न में जो है 2 प्रश्न बताए, इसमें 1 से लेकर के 8 तक प्रश्न बताए गए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि कह रहा है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। सेल्सियस में कह रहा है बदलने के लिए क्या होगा, जबकि प्रश्न में दे दिया है क्या चीज, 373 केल्विन, यानी केल्विन में दिया हुआ है और सेल्सियस में पूछ रहा है। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रश्न दिया गया है उसमें से जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, 273 केल्विन को, ठीक है। इसका न्यूनतम ताप कम कर देते हैं, न्यूनतम ताप कम करने पर कितना आ जाएगा, 27 इतना डिग्री सेल्सियस, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है कि दूसरा का पहला
इसमें अगर कहेगा कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए, इसमें कह रहा है केल्विन में बदलने के लिए। केल्विन में क्या होगा, जबकि दिया हुआ है तापमान किसमें, डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस में दिया हुआ है, ये कितना डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका कह रहा है कि प्रश्न कैसे बनेगा, तो केल्विन स्केल का यूज करेंगे। और इसमें जो है तापमान कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री हम लिख दिए हैं, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो 25 डिग्री सेल्सियस इसमें प्लस हो जाएगा 273 केल्विन। तो इस प्रकार हो जाएगा कि जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 298 केल्विन। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके दो तरह का जो स्केल बताए थे, एक सेल्सियस स्केल, एक केल्विन स्केल। तो सेल्सियस स्केल पर निकालने का भी बता दिए हैं, केल्विन स्केल पर निकालने का भी तरीका बता दिए हैं। इस तरह से आप लोग जो है इसको रिवाइज कीजिएगा और अभ्यास को कंप्लीट करके लाइएगा, यानी कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करके लाइएगा। तो होमवर्क में एक काम रहा कि आप लोग जो है अभ्यास कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो साइंस में आज हम चैप्टर 1 पढ़ाए हैं। तो चैप्टर 1 का जो है सो अभ्यास यानी कि क्वेश्चन आंसर, तो कंप्लीट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1, इसे कंप्लीट करके लाना है, ठीक है। चलिए अभी इतना होमवर्क में मिल गया, अब हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले जो है पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। पदार्थ क्या होता है, तो कणों से मिलकर बना होता है। उसके बाद पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, ठीक। उसके बाद इसके 3 गुण होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थ के बीच में स्थान होता है, ठीक। पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। इसके बाद जो है सो देखते हैं क्या, ठोस के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी बता चुके हैं। पदार्थ की तीसरी और 3 अवस्थाएं तो बता चुके थे। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है और 5वीं अवस्था जो है सो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ठीक। इस प्रकार जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक। आगे के लिए फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2। आज के लिए इतना ही।